एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने घर की समस्याओं से बहुत परेशान थी और नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे खानदान में लड़कियों को बाहर जाकर कमाने की परमिशन नहीं थी। मैं अपने घर के समस्याओं से बहुत तंग आ चुकी थी। बराबर घर में नौकरी के बारे में बात कर रही थी। शायद मेरी नौकरी करने से मेरे घर की समस्याएं दूर हो जाती, लेकिन माँ जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। आज मैंने अपनी सहेली सुमन को फ़ोन किया। उसने मुझे एक वैकेंसी बताई, जिसके लिए मैं आज उस ऑफिस में जॉब के इंटरव्यू के लिए पहुंची तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। वेटिंग रूम में खचाखच लड़के और लड़कियों से भरा हुआ था। इतने में सुमन भी मुझे न जाने कहाँ छोड़कर चली गई थी। मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। बिल्कुल मेरे कंधे के बराबर से एक बहुत हैंडसम लड़का चलकर मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। अचानक मेरी उस पर नजर पड़ी तो वो मुझे टकटकी बांधे देख रहा था, तो मैं और ज्यादा नर्वस हो गई। मैं घबरा गई, नजरों से सबकी तरफ देखने लगी। बैठने के लिए कोई जगह भी खाली नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में दिल कर रहा था कि भाग जाऊं। तभी सुमन ने मेरा हाथ पकड़ा और तेजी से कोने में रखी एक कुर्सी की तरफ मुझे ले गई। फिर कुर्सी पर बैठकर मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि एक तो कुर्सी कोने में थी और यूं बराबर किसी की नजरों में आने से बच गई। सांस थोड़ी थमी तो मेरी नजर अपने कपड़ों पर गई, जो बहुत ही मामूली थे। मैं जिस माहौल से संबंध रखती थी उसके हिसाब से मैंने लंबा कुर्ता और सलवार और दुपट्टा ले रखी थी, जबकि इस ऑफिस में आई हुई लड़कियां किसी खाते पीते घर से लग रही थी। किसी एक का कपड़ा भी मुझसे मैच नहीं हो रहा था। यही चीज मुझे परेशान कर गई थी। वेटिंग रूम में मुझ समेत 10 लड़कियां और कुछ लड़के भी यहाँ बैठे हुए थे। लड़कों का तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अपने साथ बैठी हुई लड़कियों को देखकर मुझे ये एहसास होने लगा, यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली हर दूसरी लड़की मुझे बहुत मॉडर्न और तेज लग रही थी। उनके कपड़े बिल्कुल ड्रेसिंग थे, जूतों के साथ साथ मैच कर रहे थे। उन लोगों को देखकर जो अंदाजा मैंने लगाया था, मुझे अपना कपड़ा फीका और बहुत बुरा सा लग रहा था। इस जॉब के लिए कम से कम मेरे जैसी कपड़ों वाली और हुलियों वाली लड़की तो किसी हाल में भी फिट नहीं बैठेगी। यहाँ पर बैठी हुई किसी लड़की के सर पर दुपट्टा या कपड़ा नहीं था, बल्कि उनके कपड़े भी आधे अधूरे दिख रहे थे। हर दूसरी लड़की ने एकदम फिटिंग के कोट पैंट पहने हुए थे। किसी की मिनी स्कर्ट थी, किसी ने जींस पहना था, तो कोई फ्रॉक पहनकर आई हुई थी और गले में स्टोल टाइप जैसा रस्सी जैसा दिख रहा था उनके गले में लटक रही थी, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी इस रस्सी को भी लटकाने की क्या जरूरत थी। फालतू में उस रस्सी को तकलीफ भी दे डाला था। ऊपर से रही सही कसर उनकी फिटिंग वाली कपड़ों ने पूरी कर डाली थी। ऐसा लगता था ये कहीं से भी मजबूर लड़कियां नहीं हैं। उन्हें जॉब की कोई खास जरूरत नहीं है, बल्कि उनको एक फैशन शो पर जाना चाहिए था। भूलकर यहाँ आ गई थी। मुझे इन मॉडर्न लड़कियों के बीच बैठकर अब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, और साथ ही साथ अपने इस हुलियों की वजह से मैं और ज्यादा घबराहट का शिकार हो गई। मेरा भरोसा डगमगा गया और मेरा घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे, जबकि उस वेटिंग रूम में एसी भी लगा हुआ था, जिसकी ठंडक मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। लड़की जो पसीने में भीग चुकी हो, उसके लिए ये ठंडक कमरा किसी राहत से कम नहीं होता, लेकिन मैं और ज्यादा दिमागी दबाव का शिकार हो चुकी थी। जबकि उस ऑफिस में आने के लिए पूरा 1 घंटा मैं गर्मी में पैदल चलकर पहुंची थी, लेकिन अब मैं खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और बार बार इतने ठंडे माहौल में भी मुझे पसीने आ रहे थे। सिर्फ ये सोच सोचकर यहाँ पर तो कंपटीशन सिर्फ काबिलियत का नहीं, बल्कि खूब अच्छी ड्रेसिंग और कपड़ों और मेकअप के और मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर इंग्लिश बोलने में भी है, जबकि मैं इन सब के मुकाबले में और ज्यादा कमजोर थी। इसलिए डर भी रही थी, क्योंकि ना तो मेरी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग थी और ना ही उन लड़कियों की तरह मेरी ड्रेसिंग थी। फिर भला ये नौकरी मुझे कैसे मिल सकती थी? मैंने सुमन से कहा, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर नौकरी कर सकूंगी। वह मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोली, क्यों, यहाँ पर तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाओगी? तो मैं इस बात पर परेशानी से उसकी तरफ देखकर बोली, तुम ऐसे कह रही हो जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल है? सुमन ने मेरी तरफ फिर हैरानी से सवाल किया, तो मैंने इशारे से उन खड़ी सभी लड़कियों की तरफ मैंने उसको ध्यान करवाई थी। तुम्हारा ख्याल है कि मैं उन लड़कियों के मुकाबले में आ सकती हूँ? तो वह एकदम से मुस्कुराकर बोली, क्यों, उन लड़कियों के क्या पर लग गए हैं? तुम उनका मुकाबला करते हुए घबरा रही हो? तो मैंने धीरे से कहा, कितनी मॉडर्न है, और आजकल तो यही कुछ देखा जाता है। लड़की जितनी मॉडर्न होती है उसकी उतनी ही जल्दी जॉब मिल जाती है। काबिलियत तो यहाँ लोग देखते ही नहीं,
तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ड्रेसिंग भी अच्छी है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जब इंटरव्यू होगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। मैंने उसके सामने तो सर हिला दिया था, लेकिन सच तो ये है कि मैं बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी। अगर सुमन ना होती तो शायद मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती, लेकिन सुमन के बार बार हौसला दिलाने पर मुझे यहाँ पर जमकर बैठने पर मजबूर कर दिया। इतने में जब मेरा नंबर आ गया, मैं अपने धड़कते दिल के साथ उठी और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं जब अंदर कमरे में गई तो सामने एक कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ था। मैंने गला खांसते हुए अंदर आने की परमिशन मांगी तो उसने अपने लैपटॉप से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर जम सी गई तो मैं भी गड़बड़ा गई और फालतू में ही अपने दुपट्टों को ठीक करने लगी। मैं उसके टेबल के करीब जाकर खड़ी हुई। उसने मुझे बैठने को कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी नरम थी तो मेरी घबराहट जरा सा कम हो गई, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीने के नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। मैं बहुत कठिन सवालों की उम्मीद कर रही थी और शायद तनाव का शिकार थी, लेकिन उसके बजाय वे मौसम के ऊपर बात करने लगे। आज तो बहुत गर्मी है, आप कुछ लेंगी? तो मैं हकलाते हुए जल्दी मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बेल बजाकर अपने चपरासी को आवाज़ दी, उसे ठंडा लाने को कहा तो मैं और ज़्यादा रिलैक्स हो गई। मैंने अपनी डिग्री वाली फाइल उनके सामने रखी तो उन्होंने फाइल को उठाया और एक तरफ रख दिया और मुझे बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। फिर मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। जब मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा कि ओहो, ये तो काफ़ी दूर पड़ता है, हमारे ऑफिस तो आप रोज़ कैसे आना जाना करेंगी? तो मैंने कहा, सर अगर मेरी यहाँ जॉब लग जाती है तो मैं कोशिश करूँगी वक्त पर आऊँगी। तो ठीक है, आप वक्त पर ही आइएगा, लेकिन क्या आपकी अपनी कोई गाड़ी है? तो मैं घबराई हुई कहने लगी, नहीं सर, मैं गाड़ी कहाँ अफोर्ड कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा अफसोस फैल गया था। इतने में उनका पियून अंदर आया। उसने शरबत का एक गिलास मेरे सामने रख दिया तो मुझे उन्होंने हाथ के इशारे से शरबत पीने को कहा। मैंने झिझकते हुए वो शरबत का गिलास उठा लिया। हल्की हल्की चुस्कियाँ लेने लगी, लेकिन वो मुझे बड़ी ही दिलचस्पी से देखने लगे तो मैंने अपनी पलकें झुका ली। मैंने 2-4 घूंट लेकर गिलास अपनी जगह पर रख दिया। वह मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे तो मैंने एकदम फाइल के तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस फाइल में मेरी सारी डिग्रियां रिकॉर्ड है। तो वह एकदम फिर से किसी गहरी सोच में पड़कर मुस्कुराहट होठों पर सजाकर बोले, लेकिन मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप बोलती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बार इस तरह से किसी अजनबी आदमी से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मासी गई तो मैंने अपनी पलकें झुका ली और फिर धीरे धीरे मैंने उनको अपनी पढ़ाई के बारे में बारीकी से बताने लगी। उन्होंने मुझे एकदम से टोक कर पूछा कि आपकी दिलचस्पियाँ किस चीज़ में हैं। उनके सवाल पर बड़ी हैरान हुई। वह मुझसे मेरी पढ़ाई या जरूरी मालूमात लेने के बजाय सिर्फ मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उनके सवाल बड़े अजीब थे। आप रात को कब सोती हैं? सुबह कब उठती हैं? रात अगर देर तक जागती हैं तो क्या करती हैं? मैं हैरान परेशान उनके सवालों का जवाब देती चली गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा, आपका कोई फ़ोन नंबर है तो यहाँ लिख दे। उन्होंने एक चिट मेरे सामने रखी तो मैंने फटाफट उस पर अपना नंबर लिखा। ठीक है मिस कोमल, आपको हम फ़ोन पर बता देंगे कि आप दिमागी तौर से तैयार रहेंगी। तो मैं जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे तक जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2 आंखें मेरे कमर पर चिपक गई हो। मैं जल्दी उस कमरे से बाहर निकली तो सुमन काउंटर पर खड़ी यहाँ के ऑफिस बॉय से बात कर रही थी। ये वही लड़का था जो मुझे काफ़ी देर से टकटकी बांधे देख रहा था। अचानक उसने सुमन की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो सुमन एकदम से चुप हो गई और मेरी तरफ मुड़ी। उन दोनों का मुझे देखकर एकदम से चुप होना मुझे हैरान कर गया। तो वे एकदम से बोली, इंटरव्यू हो गया तुम्हारा? तो मैंने हाँ में सिर हिलाया, उसे बताया कि हाँ हो गया, अब चलिए। वह बोली, चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं। ये कहकर उसने उस हैंडसम से लड़के की तरफ देखकर कहा और मेरे साथ लिफ्ट में सवार हो गई। भगवान करे तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाए। लिफ्ट के अंदर दाखिल होते ही सुमन ने मुझे कहा तो मैं चुप रही। फिर मैंने धीरे से सुमन से पूछा, क्या तुम पहले भी इस ऑफिस में आती जाती रही हो? तो वह एकदम से चौंक गई और तेजी से बोली, हाँ मैं 1-2 बार आई थी। मैंने भी यहाँ पर इंटरव्यू दिया था लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाई। वे काउंटर पर खड़ा लड़का कौन था? अरे वे किशन है, यहाँ पर मैनेजर के पद पर काम करता है। जब मैं इस ऑफिस में पहले आई थी तो किशन से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरी उसके साथ अच्छी बातचीत हो गई थी। उसने ही मुझे यहाँ की वैकेंसी के बारे में बताया
तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हें जॉब की ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद है तुम्हारा यह काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में भी एक उम्मीद जागी थी। हम अपने स्टैंड पर उतरे। सुमन अपने घर की तरफ चली गई और मैं भी धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी थी। अचानक गली की नुक्कड़ पर पहुंचते ही मुझे मोहित ने रोक लिया। ये सुमन तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? उसके सवाल पर मैं बौखला गई और मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें क्या समस्या है? मैं किसी के साथ जाऊं? मेरी मर्जी। तो वह एकदम गुस्से वाली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम होश में तो हो? क्या बातें कर रही हो? क्या भूल गई हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरी क्या समस्या है? हाँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या समस्या है। मैं जिसके साथ मर्जी जाऊं आऊं, तुम होते कौन हो? तो मेरी बात सुनकर वह अपनी आंखें फैलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में जब से तुम्हें बाहर की हवा लगी है तुम्हारी याददाश्त काफी कम हो गई है। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? बल्कि तुम बचपन से ही मेरी मंगेतर हो, इसलिए तुमसे सवाल पूछने का हक रखता हूँ। पहले खुद को किसी काबिल कर लो, फिर मुझसे सवाल जवाब करना। काबिल भी हो जाऊंगा, फिक्र क्यों करती हो? एक दोस्त से बात की है, जल्दी मेरा वीजा हो जाएगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन इस टाइम तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हें दोबारा सुमन के साथ ना देखूं। वह इतनी अच्छी लड़की नहीं है। वह तुम्हारी नजरों में क्यों अच्छी लगेगी? काम जो करती है, ऐसी लड़कियां तुम्हें कहाँ अच्छी लगती है? मेरी बात सुनकर मोहित बड़ी नरमी से बोला, जिस बात का तुम्हें पता नहीं उस बात पर उसके बिना वजह साइड लेने की जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। हम लड़के सारा दिन बाहर होते हैं, हमें अपने मोहल्ले की हर लड़की का बहुत अच्छे से पता होता है। तुम बहुत सादा और मासूम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसके रंग में रंग जाओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपनी फिक्र करो। मुझे अपनी फिक्र भी और तुम्हारी भी। तुम मेरी इज्जत हो और मैं अपनी इज्जत पर कोई आंच आने नहीं दूंगा। तुम ये फालतू बातें मत करो, ख्याली पुलाव मत बनाओ। इन बातों से पेट नहीं भरते, बाहर निकलकर कमाना पड़ता है। अपने अंदर काबिलियत डालो। मुझे ब्याह ले जाओगे तो मैं भी घर के अंदर बैठ जाऊंगी। वह 1 साल में मुझे भाषण देता आ रहा था। मैं जल्दी आगे बढ़ गई। उस तपती हुई गर्मी और लू ने मेरी हालत पहले ही काफी खराब कर डाली थी। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। अपना छोटा सा आंगन पार करती हुई तेजी से चलती अपने कमरे में आई तो मम्मी एकदम से चरपाई से उठकर बैठ गई। क्या बात है कोमल, आज तुमने बहुत देर कर दी है। ये कोई टाइम है घर आने का? 4-5 बज रहे हैं। कितनी बार कहा है जॉब के चक्कर से निकल जाओ। हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं की, लेकिन तुम पर तो क्या भूत सवार हो चुका है। मैं अपने ऊपर दुपट्टा उतार कर फेंका और पंखे के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान के लिए मम्मी, कभी तो ऐसे सवाल जवाब को एक तरफ रख कर भी मुझसे कुछ और पूछ लिया करो। इतनी ज्यादा प्यास लग रही है, कम से कम पानी ही लाकर दे दो। मेरी छोटी बहन पायल पानी का गिलास भरकर लाई। मैंने उसे धन्यवाद कहा। उसे पूछा क्या पकाया है, तो उसने मुझे कहा मैंने चावल और दाल बनाई है। मेरी मुस्कुराहट होठों पर आ गई थी। मुझे दाल चावल बहुत पसंद थी। फिर जल्दी से ले आओ ना, मैंने चहकते हुए कहा। कैसे लाऊं? किचन में तो भाभी ने ताला लगा दिया है, वह बेचारी बोली। तो उसकी बात सुनकर मेरे अरमानों पर उदासी छा गई। ताला क्यों लगा दिया? कुछ नहीं, मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई थी। उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था तो बस उन्होंने किचन को ताला लगा दिया है। मैं जलकर बोली, उसमें ताला लगाने वाली क्या बात थी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, इसलिए कि हम बिना वजह किचन में ना जाएं। पायल जख्मी मुस्कुराहट से बोली तो मैं तड़प गई। किचन में बिना वजह कौन जाता है? कैसा जुल्म है, एक माँ अपने बेटे के घर 1 कप चाय भी नहीं बना सकती। ये किस तरह का व्यवहार है जो भाभी हमारे साथ किए जा रही हैं। मैंने बड़े गुस्से से अपनी मम्मी की तरफ देखा जो दीवार में टेक लगाए भगवान की माला जाप कर रही थी, तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। मम्मी, आप इतने आराम से कैसे रह सकती हैं? ये कोई बात है? मुझे भूख लगी है, सुबह भी खाली पेट घर से निकली थी। मेरे इतना स्टेमिना नहीं है कि मम्मी घर आकर भी भूखी रहूं। आप आखिर भाई से बात क्यों नहीं करती? ऐसे कब तक चलेगा? किचन में कभी चाय, कभी पानी, कभी खाने के लिए तो इंसान जाता ही है। वहाँ कौन से 56 भोग पके होते हैं जो हम छुपा कर खा जाएंगे? मम्मी मेरी बात चुपचाप सुनती जा रही थी। मुझे उन पर गुस्सा आ गया। आपकी इसी चुप्पी ने ये दिन लाया है। अगर आप शुरू दिन से भाभी को अपनी हद में रखती तो वह कभी इसी हद तक ना जाती। मम्मी मेरी बात पर एकदम से बौखला उठी थी। क्या चाहती हो? जो बातें सारा दिन मैं बहू से सुनती हूँ, अब जो थोड़ी बहुत रही सही कसर है वह तुम्हारा भाई पूरी कर दे। तुम मुझे अब उससे लड़वाना चाहती हो?
मैं कब आपको ये कह रही हूँ कि आप उनसे लड़े, लेकिन उन्हें ये एहसास तो दिलाइए कि उनकी पत्नी उनके ना होने पर हमारे साथ क्या कर रही हैं। ऐसा करो, जब तुम्हारा भाई आएगा तुम खुद ही उससे बात कर लेना। मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं और ज्यादा किसी तनाव में पड़ूं। मैं तो सर पकड़कर वहीं बैठ गई। जाओ पायल, भाभी से चाबी लेकर आओ। दीदी आप खुद ही चली जाओ, मुझे उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। पायल तो साफ मुकर गई। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से चीखे मार मार कर रोऊं। एक बात तो तय थी कि मैं किसी हाल में भी किचन की चाबी लेने के लिए भाभी के कमरे तक नहीं जाऊंगी। उनके साथ तो मेरी कभी नहीं बनती। भगवान के लिए वह न मेरी शक्ल देखना चाहती थी और न ही मैं उनकी तरफ देखना गवारा करती थी। मैं इतना जरूर जानती थी, जो उन्होंने किचन को ताला लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करने का एक बहाना है। और ना मम्मी और पायल, उनकी कोई लड़ाई नहीं है और मेरी भी लड़ाई की वजह सिर्फ और सिर्फ मोहित है, जो उनका इकलौता भाई है। वो बस यही चाहती थी कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी उनके भाई से हो जाए, जो कोई कामकाज नहीं करता था। जैसे अगर अपना सर भी धोना होता है तो शैम्पू के पैसे वह बाप के जेब से लेता है, जिसके अंदर काम को लेकर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। भाभी जब ब्याह कर हमारे घर आई थी तो उन्होंने बेहद कोशिश की थी मेरी शादी उनके भाई से जल्दी से तय हो जाए और मैं भी विदा होकर उनके भाई के पत्नी बन जाऊं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे पापा के देहांत के बाद इस घर में जिस तरह की समस्याएं देखी थी, उसने मुझ में इतनी सूझबूझ पैदा कर दी थी। मैं सोचने पे मजबूर हो गई। मर्द अगर कमाता है तो जिंदगी के 4 दिन सुख में बीत जाते हैं, लेकिन अगर एक मर्द कुछ कमाता ही नहीं और अपनी जरूरत के लिए भी अपने बाप या माँ के सामने हाथ फैलाता है तो कल वह पत्नी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। भाभी को जब मेरे इन सोचों का पता हुआ तो उन्होंने मुझे समझाने के लिए अपनी मिसाल दे दी। जब मैं ब्याह कर तुम्हारे भाई के पास आई थी तो उनकी कौन सी सरकारी नौकरी थी, उनको भी 4 पैसे मेरे नसीब से मिला है। इधर तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई और उधर उनको नौकरी मिल गई। मैं भाभी की इस अंधविश्वास और बेढंगी मिसाल पर अक्सर चिढ़ जाती थी। उनसे कहती अगर भाई की सरकारी नौकरी नहीं लगी थी तो वे कच्ची पक्की जैसी भी नौकरी मिलती थी वे कर लिया करते थे। वे कभी भी अपने हाथ पर हाथ रखकर घर नहीं बैठते थे, जबकि मोहित अगर चाहे तो अपना कारोबार भी कर सकता है। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, अपनी छोटी सी दुकान डालकर भी कामकाज शुरू कर सकता था, लेकिन वह तो कोई काम करना ही नहीं चाहता था। इसी बात से मेरी भाभी और मोहित का मुंह बन गया। मेरे भाई ने तो पापा के देहांत के बाद पूरा घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी, तो भाभी मेरे दलीलों पर चिढ़ने लगी। अब तो इतनी चिढ़ गई कि वो मुझसे तू मैं पर उतर गई। भाई शुरू में बिल्कुल ठीक थे। उनकी जब से सरकारी नौकरी लगी थी वे सारी की सारी तनख्वाह लाकर मम्मी के हाथ पर रख देते थे, लेकिन एक बार उनकी तनख्वाह में से कुछ पैसे गायब हुए तो भाभी ने घर में शोर मचा दिया। अब की बार तनख्वाह मेरे हाथ में रखिए। आज अगर 5,000 रुपए गायब हुए हैं तो कल सारी तनख्वाह गायब हो सकती है। हम क्या मिट्टी फाकेंगे? मम्मी की अब काफी उम्र हो गई है, उन्हें याद नहीं रहता पैसे कैसे संभालते हैं, कहाँ सुरक्षित रखी जाएगी। हम ये रिस्क बार बार नहीं ले सकते और ना ही हर रोज अपने ऊपर कर्जा चढ़ा सकते हैं। भाई भाभी की बातों में आ गए। उसी दिन से हमारे घर में बवाल शुरू हो गया। भाई ने तनख्वाह लाकर भाभी के हाथ में रखनी क्या शुरू कर दी। वह तो हमारे निवाले भी गिनने लगी। चीनी से लेकर पत्ती तक जो भी चीज आता वह थोड़ी थोड़ी डिब्बे में डालती, बाकी पन्नी में डालकर अलमारी में छुपा दिया करती थी। और जो थोड़ी थोड़ी चीज वह डिब्बे में डालती उसके बारे में हमें बहुत धमकियां देती। उसको भी बड़े हिफाजत से इस्तेमाल करना है। मम्मी के हमेशा आदत थी, वह दिन में 2-3 बार चाय पीती थी, लेकिन भाभी ने चाय की पत्ती अलमारी में रखकर ताला लगा दिया तो बार बार उनसे चाबी मांगना हमारा सर दर्द बन गया। उनसे चाबी मांगते हुए इतना शर्म का एहसास होता कि दिल चाहता खुद को खत्म कर ली जाए। ढीठ बनकर उनसे चाबी मांगने जितनी बार भी गई, उनका शब्द सुनकर चाय की तरफ से दिल खट्टा हो गया। कहाँ हमारे 3-4 टाइम चाय बनती थी और कहाँ अब ये टाइम था कि सारा सारा दिन हम चाय के बगैर ही बिता देते थे। मम्मी तो भाभी से कोई फालतू बात नहीं करती थी, क्योंकि भाभी बहुत बदतमीज थी। वह कई बार मम्मी से बदतमीजी कर चुकी थी। जब से उनकी गंदी जुबान खुली थी उस दिन से मम्मी ने अपने होंठों को सी लिया। हम जब भी मम्मी के सामने भाभी की शिकायतें करते रहते थे, लेकिन वह खाली खाली नजरों से हमें बस देखती रहती थी, लेकिन मुंह से उफ तक ना करती थी।
पता नहीं मेरी माँ के अंदर ये सब्र क्यों पैदा हो गया था। शायद ये बात अपनी उम्र की वजह से जान चुकी थी कि इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि वह आने वाले टाइम के तेवर को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब उनकी अहमियत खत्म हो गई है और अब इस घर की असली मालकिन उनकी बहू है। मम्मी अक्सर मुझे भी चुप रहने का राय देती, लेकिन मैं कब तक चुप रहती। अब तो हद हो गई थी। पहले किचन में ताले लगे थे, अब तो पूरा किचन ही बंद कर दिया गया था। मैं रोने लग गई और फिर मैंने मम्मी से कहा, आप मुझे कहती हैं ना कि मैं जॉब ना करूं। ये सब देखने के बाद भी आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हैं। ऐसी समस्याओं में अगर मैं जॉब ना करूं तो क्या करूं? जहर खा लूं? क्या आप ये चाहती हैं अब मेरे जॉब के बारे में कोई बात ना करोगी? अगर आप मुझे हौसला नहीं दे सकती हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता आप हमारा हौसला तोड़े। पायल मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देते हुए कहती, आप जरूर जॉब करें। मम्मी तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। भाभी ने मजे से अपने लिए दाल चावल लिए और कमरे के अंदर चली गईं। भाई और भाभी दोनों ने मिलकर खाना खा लिया, लेकिन झूठे मुंह भी उन्होंने मम्मी और हमसे नहीं पूछा। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी हमसे अपना किचन अलग करना चाहती हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें खाने पीने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और ये तो पक्की बात है कि हमें हमारी जरूरत के लिए भाई 1 रुपए भी नहीं देने वाले। ये आप मुझसे लिखवा कर ले लो। भगवान करे मेरी भी जल्दी जल्दी 12th कंप्लीट हो जाए तो मैं भी कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। तो मम्मी ने बहुत सख्त नजरों से पायल की तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। शायद वह भी ये बात जान चुकी थी कि अब टाइम बहुत ही खराब है। किचन का दरवाजा खुला तो मैं और पायल किचन में गए, लेकिन दाल चावल का पतीला बिल्कुल खाली था। ये देखकर पायल की आंखों में तो मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि मैं बर्दाश्त कर गई। हम दोनों ने मिलकर फटाफट आलू की भुजिया बनाई और मैं अभी रोटी बना ही रही थी कि भाई और भाभी को लेकर घूमने के लिए चले गए। उनकी रोज की आदत थी कि शाम के टाइम वो भाभी को लेकर मम्मी के बिना बताए निकल जाते। न जाने क्यों मेरी आंखें आंसुओं से जलने लगी थी। भाई ने एक बार भी हम माँ बेटियों के कमरे में आकर नहीं पूछा कि तुम लोगों ने कुछ खाया या नहीं। क्या भाई अपने सारे फर्ज भूल गए थे? हमारा ना सही, मम्मी का तो ख्याल रखना चाहिए। वह बीमार है, उन्हें टाइम पर खाना दवाई चाहिए। और अगर भाई की यही आदत रही तो ऐसे में मम्मी का क्या होगा? हम तो फिर भी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वह तो शुगर की पेशेंट है। वह किस तरह समस्या से निपटेंगी? और अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो ये सोच आते ही मुझे झुरझुरी सी आई। उसी टाइम मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में जॉब करूंगी। फिर मैं रोटी बनाते हुए दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे कॉल आ जाए तो मैं 1 मिनट भी देर नहीं लगाऊंगी और जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी। जॉब का सोचते ही मैंने फटाफट खाना तैयार किया। फिर मम्मी को खिलाकर मैंने उन्हें सोने को कह दिया, क्योंकि दिन भर भूखी थकावट ने उन्हें बेहाल करके रखा था। पायल भी सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपनी जॉब के बारे में सोचे जा रही थी। अचानक मोबाइल पर मुझे मैसेज का नोटिस आया। मैंने जल्दी अपना मोबाइल ओपन किया। मेरी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह मुझे मेरे बॉस सुमित की तरफ से मैसेज आया कि सुबह हर हाल में ऑफिस आना है। तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मैसेज मुझे ऑफिस के नंबर से नहीं आया था, बल्कि पर्सनल नंबर से आया था। वह मैसेज के नीचे सुमित सर का नाम लिखा हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जबकि एक से बढ़कर एक लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी। उनके मुकाबले में मेरी तो कोई खास अहमियत नहीं थी। इस बात ने मुझे बड़ा हैरान भी कर दिया था। मेरी आंखों में मम्मी और अपनी बहनों को लेकर खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। अब भगवान हमें अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भाई के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेगी। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ भगवान का भी धन्यवाद करती जा रही थी। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर थी, जबकि मैंने उठकर अपने घर के बने मंदिर में उनके चरणों में अपना सर रख दिया और फिर सुबह की तैयारी के लिए अपने कपड़े निकालने लगी। तभी खटपट से मेरी मम्मी की आंख खुल गई। वह मेरी तरफ गौर से देखकर उठकर बैठ गई। सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए कपड़े इस्त्री क्यों कर रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। मम्मी, अब सब ठीक होगा, भगवान ने चाहा। हमें पेट की भूख अब बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। मम्मी कुछ ना समझते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई समझ नहीं आ रही है। मैंने फटाफट कपड़े हैंगर में रखे और उनके पास आकर बैठ गई। फिर उनका कमजोर हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने चूम डाला। मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है। ऑफिस वालों की तरफ से मैसेज आया है। सुबह मेरी ज्वाइनिंग है।
मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। माँ, हमारे खानदान में लड़कियाँ जॉब नहीं करती, लेकिन हमारे खानदान में ऐसे भाई भी नहीं होते जो जीते जी अपने रिश्तों को भुलाकर अय्यासी कर रहे होते हैं। तो मम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। अब तुम जॉब करोगी, वह भी ऑफिस में, दुनिया क्या कहेगी? मम्मी, आपको अभी दुनिया की परवाह है? सुबह से लेकर शाम तक आप भूखी बैठी रही। ये दुनिया आपके पास रोटी का एक निवाला भी लेकर नहीं आई। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? मम्मी, अगर मैं हिम्मत ना करती और किचन का दरवाजा ना खुलता तो आप अब तक भूखे बैठी होती। छोड़िए इन सब दुनिया की बातों को, बस अपना सोचिए। कोमल, अगर तुम्हारे भाई ने परमिशन ना दी तो फिर क्या होगा? जानती हो ना वह तुम्हारी जॉब करने पर कितना खिलाफ है। मम्मी, इस टाइम घर का जो हालत चल रहा है ना, उसमें किसी की भी परवाह नहीं करती, ना ही किसी से डरती हूँ। आप बस मेरा साथ मत छोड़िए, बाकी मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शांत हो गई हूँ। अगली सुबह जब मैं घर से निकलने लगी तो भाभी मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ जा रही हो? तो मुझे उसका इस तरह से पूछना बहुत बुरा लगा। दिल चाहा कि उसको खूब ढेर सारी बातें सुना दूं, लेकिन फिर चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि फिर से ये बवाल शुरू कर देगी। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन फिर ये मम्मी के साथ बदतमीजी करेगी। पहले ही मेरी मम्मी शुगर की पेशेंट है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। इसलिए मैं तसल्ली से जवाब देते हुए जाने लगी तो उसने मुझे पीछे से आवाज देकर कहा, अब तुम अगले घर जाने की तैयारी करो। शाम तक पापा शादी की तारीख लेने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए तुम टाइम से आ जाना। मैंने गुस्सैली नजरों से भाभी की तरफ देखा और सर झुकाकर बाहर चली आई। मेरे दिमाग में भाभी की बातें गूंज रही थी। मैं गली के नुक्कड़ तक पहुंची ही थी कि अचानक मुझे कोमल की आवाज आई तो मैं रुक गई। मुबारक हो, जॉब मिल गई है तुमको। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह आंखें मटकाते हुए बोली, भला मुझे ये बात छुप सकती है? और फिर हंसने लगी। चलो, अब खड़ी सोच क्या रही हो? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम भी ऑफिस जाओगी? तो उसने कहा, हाँ, मैंने भी वहीं जाना है। क्या तुम्हारी भी वहाँ जॉब लग गई है? उसने कहा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं थोड़ी तुम्हारी तरह खूबसूरत हूँ जिसे एकदम से जॉब मिल जाए, और वह भी ऐसी शानदार। मेरी इस जॉब का मेरी खूबसूरती से क्या मतलब था? मुझे तुम्हारी ये बात बहुत फालतू लगी है कोमल। तो चलते हुए एकदम रुक कर मेरी तरफ मुड़ी। तुम शायद अभी अपनी खूबसूरती की ताकत को जान नहीं पाई हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। मैंने उसकी बातें सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, बस तुम मक्खन ही लगाती रहना और कोई काम नहीं है तुम्हारा। जब देखो मेरी खूबसूरती की तारीफें करती रहती हो। खूबसूरती कुछ नहीं होती, पहली चीज तो इंसान की किस्मत है। भगवान करे मुझे ये अच्छी जॉब मिल जाए। न जाने क्यों बात करते करते मैं थोड़ा नम सी हो गई थी। कोमल के चेहरे पर भी एक रंग सा आ गया था। फिर वह तेजी से आगे जाने लगी तो मैं हैरानी से सोचने लगी, उसे क्या हुआ है? खैर, हम टाइम पर ऑफिस पहुंच गए। मैं जो ही ऑफिस पहुंची तो मुझे सुमित सर की कॉल आ गई और मुझे उन्होंने जल्दी ऑफिस में बुलवाया। मैं वेटिंग रूम से निकलकर जो ही सुमित के दफ्तर की तरफ जाने लगी, कोमल मुझे रवि के साथ खुसुर फुसुर करती हुई नजर आई और फिर वो मेरे देखते ही देखते ऑफिस से बाहर निकल गई। कोमल मुझे मिलकर नहीं गई, न जाने क्यों। कोमल का ये बदला बदला व्यवहार मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोलकर मैं बॉस के ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो ठिठक कर रह गई। बॉस कुर्सी पर नहीं बल्कि एक सोफे पर नींद में लेटा हुआ था। जब मैंने सर को आवाज दी तो उठकर बैठ गए और कहा, आओ आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बॉस बोले, कोमल, क्या तुम अपने काम करने के लिए तैयार हो? मैंने बॉस से कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उन्होंने एक नौजवान लड़के को आवाज देकर बुलाया। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वह लड़का देखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन आंखों में काला चश्मा लगा रखा था, हाथ में घड़ी थी। फिर बॉस ने कहा, ये मेरा बेटा राजेश है और ये 1 हफ्ते पहले ही दिल्ली आया है। ये विदेश में ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। क्या तुम मेरे बेटे के साथ काम करना पसंद करोगी? मैंने अपने बेटे की पर्सनल सेक्रेटरी तुम्हें चुना है। आज से तुम मेरे बेटे के लिए काम करोगी। जहाँ भी उसकी मीटिंग होगी तुम्हें जाना पड़ेगा। एक साई की तरह मेरे बेटे के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। जी, मुझे मंजूर है। जी सर, आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए, मैं बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सर ने फिर एक और चौंकाने वाली बात कही। सर ने कहा कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ रात भी गुजारनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अलग से एक फ्लैट मिलेगा जहां तुम अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकती हो। मैंने सर की बात सुनी
तो मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैंने कहा मुझे मंजूर है और मैं सर के बेटे राजेश के साथ काम करने लगी, जो आंखों से अंधा था लेकिन दिमाग का इतना शातिर था। वह एक दिन का भी इधर से उधर उसके रहते हुए हेरा फेरी नहीं हो सकती थी। मैंने बॉस से कहा मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मुझे अपनी बहन और माँ को अपने साथ लेकर आना है। सर ने मुझे फ्लैट की चाबी पकड़ा दी और मैं अपनी बहन और माँ को लेकर उस फ्लैट में रहने लगी। अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी बहन का भी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। अब मैं राजेश की पर्सनल सेक्रेटरी थी। एक दिन मुझे उसने प्रपोज कर दिया था, लेकिन मुझे उसका प्रपोजल अच्छा लगा था क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने भी रजामंदी दे दी और मेरी शादी राजेश से हो गई और मैं अब अरबों खरबों की मालकिन हो गई। मैंने अपनी शादी में अपने भाई और भाभी को इनवाइट नहीं किया था। मेरा दिल उन लोगों से बिल्कुल फट गया था। मेरी माँ ने भी उन्हें नहीं पूछा। मैं अब एक फिलिप्स कंपनी की मालकिन की पत्नी थी, जिसमें टीवी, कूलर, पंखा और कई चीजें बनाई जाती थी। एक दिन भाई की मोटरसाइकिल मेरे कंपनी के बाहर ही खराब हो गई थी। इत्तेफाक से मैं और राजेश वहीं से निकल रहे थे। मेरी चमचमाती हुई ऑडी गाड़ी उनके सामने आकर रुकी थी। जब मैं गाड़ी से उतरी तो मेरी नज़र उनसे मिल गई। वे जल्दी से मेरी गाड़ी के पास आए और जल्दी से वो मेरी माँ के और हम सब के बारे में पूछने लगे। माँ कैसी है और तुम लोग कैसे हो? और उनकी आंखें भर आई। मैंने भाई से पूछा भाभी कैसी हैं? तो वे फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि कुछ दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी दोनों टांगें चली गई है। व्हील चेयर पर बैठी सारा दिन रोती रहती है और कहती है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मैंने अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, शायद इसलिए मुझे सजा मिल रही है। मैंने राजेश से भी उनको मिलवाया था। वह राजेश को देखकर बहुत खुश हो गए। फिर मैं उनको लेकर अपने घर आ गई। माँ भी उन्हें देखकर बहुत रोई और कहा कि मैंने माफ़ कर दिया तुम लोगों को बेटा। और मेरा भाई और भाभी हम सभी एक साथ रहने लगे। भाभी ने भी माँ से माफ़ी मांगी और भाभी का भाई मोहित अब तक कोई काम नहीं करता था। शायद मैंने अपना फैसला सही किया था। मैं भी उससे शादी कर लेती तो शायद परेशानी ही रहती। और मैंने अपनी छोटी बहन की शादी अपने ससुर के सेक्रेटरी किशन से करवा दी थी। किशन भी एक अच्छा लड़का था। किशन ने एक ऐसा राज बताया था जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी सहेली सुमन, जिसने मेरी जॉब यहाँ पर लगवाई थी, उसने सर से मुझे बेचने की बात की थी, क्योंकि जो सर ने वैकेंसी निकाली थी उस वैकेंसी में एक साधारण और खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की की मांग की थी। इसलिए सुमन मुझे लेकर यहाँ पर आई थी। सर से मुंह मांगी कीमत लेकर गई थी, लेकिन सर तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन और भी लड़कियों को वह ऐसे ही बेच चुकी थी। इसलिए उस दिन मुझे किशन घूर कर देख रहा था। मुझे मना करना चाह रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सर ने अपने बेटे राजेश के लिए मुझे चुना था। वह भी मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा मैंने तो सर को गलत समझा था, मुझे नहीं पता था उनका एक बेटा भी है। इसलिए भाभी का भाई भी सुमन से बात करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वह खुद भी सुमन के साथ मिला हुआ था और वह इसी तरह का काम करता था और वे दोनों आज जेल में हैं। उनको उनके किए की सजा मिल रही है। मैं तो जाने अनजाने में एक सही जगह पहुंच गई थी, लेकिन आप लोग अपने दोस्त और रिश्तेदारों से इस तरह के फ्रॉड से बचिए और पूरी जानकारी के बिना कोई कदम ना उठाए, क्योंकि काम की तलाश में मजबूरी में इंसान ये सब चेक करना भूल जाता है और फिर बुरी तरह से फंस जाता है। भगवान हम सबको ऐसी घटनाओं से बचाए और जो लोग ऐसे फंसे हुए हैं उनको भी रिहा करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।